आज हम बात करेंगे अध्याय 1 जो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि 14 जुलाई 1779 की सुबह पेरिस नगर में काफ़ी आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना के नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के जो पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ पे भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला जो था वो लोगों की घृणा का एक केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह जो है संजोना चाहते थे। इस घटना के कई दिन बाद तक हम देखते हैं कि पेरिस तथा जो देश के अन्य देहाती क्षेत्र थे वहाँ पे कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की जो महंगी कीमत था उसका विरोध कर रही थी और बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक नई जो लंबी घटनाक्रम जो होता है उसकी कड़ियों की रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, हमें ये जानना है। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो हम देखते हैं कि सन 1774 में बूर्बो राजवंश के जो लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था और उस समय उसकी जो उम्र थी वह केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने जो राजकोष खाली पाई। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्सेल्स के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था और लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता भी दी थी। तो ये हम देखते हैं और फिर कैसे वर्गों में काफ़ी हम देखते हैं कि जो चित्र 2 है यहाँ पे, वहाँ पे फ्रांसीसी समाज के वर्ण व्यवस्था को वो काफ़ी हद तक दर्शाता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कैसे वहाँ पे पादरी वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, फिर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। तो इस तरीके से लोग हैं और चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद तो चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे हम कहते हैं तीथे, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था और इन करों के टाइल प्रत्यक्ष कर और उनके अप्रत्यक्ष कर भी उसमें शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और जो तंबाकू थे, मतलब जो रोज़ाना लोग उपयोग करते थे उन वस्तुओं पर लगाए जाते थे और इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जीने का संघर्ष एक बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1779 में लगभग बढ़कर 2.8 करोड़ यानी कि 2.8 करोड़ हो गई थी। और परिणामतः हम देखते हैं कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य पावरोटी जो था उसकी जो कीमत में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। तो फलस्वरूप हम देखते हैं कि अमीर गरीब की जो खाई थी वो काफ़ी चौड़ी होती जा रही थी। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती और इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। तो कितने बार जीविका का जो संकट था वो कैसे उत्पन्न होता था, इसका आप चक्र देख सकते हैं कि कितने बार जो खराब फसल होता था उसके कारण से
अब जो है गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे, महामारी की समस्या आ जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं कि वो होता था। फिर है उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारी के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और जो कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कोई साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो हम बोल सकते हैं कि समृद्ध थे, काफ़ी शिक्षित थे और नए विचारों के वो संपर्क में आ सकते थे। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग भी कहा गया, और जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे हम बोल सकते हैं कि पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका जो मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वैसा लिया है तो उसको नहीं, कुछ जन्म से किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। अगर वो योग्य है तो उसे अधिकार एकदम देने चाहिए, मगर अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो योग्य नहीं है तो उसे अधिकार नहीं मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जान जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार होते हैं उन सिद्धांतों का खंडन किया कि किसी को भी एकदम ऐसा मतलब नहीं दे देना चाहिए अधिकार कि वो उसका वो दुरुपयोग करें। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मांटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में उसमें काफ़ी वो बहस भी किया करते थे। फिर कई बार पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो इस तरीके से हुआ। तो अब हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो हमने कारण देखे अभी तक कि क्यों जो है लोग लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। तो फ्रांसीसी सम्राट जो थे लुई 16 ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया था। और पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधियों को भेजा था जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। और हम देखते हैं कि तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग हम देखते हैं कि 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि जो है अपने साथ लेकर आए थे। तो जनरल तो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी थी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि सारे सदस्यों को मत का अधिकार मिलना ही चाहिए। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत भी किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे।
फिर 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाली संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरी स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट भी लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित काफ़ी हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की जो कीमतें थी वो काफ़ी आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों तक इंतज़ार के बाद गुस्साई जो औरतें थीं, उनके भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। तो अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके जो है लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे ही दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। फिर 4 अगस्त 1779 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च को हम देखते हैं कि स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। अब बात करते हैं कि कैसे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सम्राट की शक्तियां थी उसे सीमित करना था और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं यानी कि विधायिका में, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो चित्र 7 में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका थी। तो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक और एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और जो महिलाएं थीं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। जो जितना ज़्यादा कर देता था वो उतने उच्चतम श्रेणी में था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। अब बात करते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और फिर गणतंत्र की स्थापना। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। वहाँ पे राजतंत्र था बट हम बोल सकते हैं कि परंतु वहाँ पे जो तनावपूर्ण स्थिति थी, यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1779 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और हम देखते हैं कि प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं
एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। इनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया था, जो फ्रांस का राष्ट्रगान था। तो हम देखते हैं कि कैसे क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी और पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जो जिम्मेवार औरतों के कंधों पर आ पड़ी थी और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसीलिए 1791 के संविधान में से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, क्योंकि उस समय लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। तो इसमें सदस्य तो इन इस क्लब में सदस्यता उसी में लोग जिसमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले या पेस्ट्री बनाने वाले ये लोग भी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था और जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों को खुद को अलग करने के लिए किया। तो ये हम देखते हैं और फिर कैसे इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलौत के नाम से जाना गया, जिनका शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटने वाला। सौ कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का एक प्रतीक भी माना जाता था। और आतंक राज सन 1993 से 94 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है क्योंकि रोबेस्पियर नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन या पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से उसके जो भी वो करता था वो काफ़ी अच्छा नहीं था और लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। डायरेक्टरी शासित फ्रांस जैकोबिन सरकार के पतन के बाद हम क्या देखते हैं कि मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के जो राजनीतिक आंदोलन था उनको भी प्रेरित किया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें ये पूछना पड़ेगा कि क्या महिलाएं के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति थी? तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन हम बोल सकते हैं कि अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारते हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं, चाहे वो सिलाई बुनाई हो, चाहे कपड़ों की धुलाई हो, तो इस तरीके से वो काम करती थीं। तो महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ, किस तरीके से वे लोग इसमें शामिल किए। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों का वो लुक लिया। फिर दास प्रथा का उन्मूलन भी होता है, जो हम एक नई चीज़ देखते हैं कि कैसे दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ। तो क्या होता है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों के दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। फिर हम देखते हैं कि क्रांति और रोजाना जिंदगी क्या थी। तो हम देख सकते हैं कि बास्तील के विध्वंस के बाद सन 1779 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो अब हम जो सेंसरशिप लगा हुआ था कि हम वो किताब नहीं लिख सकते, वो पब्लिश नहीं कर सकते, तो वो चीज़ हटा।
स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखक को समझने और उनसे जुड़ने के लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही असंभव था। सारांश हम देख सकते हैं कि 1814 में हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने आखिर लास्ट में, जब हम बोलते हैं कि खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए, उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथों, उनके लोगों के हाथ में दी। और फिर आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप में के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों के फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्र और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ पे हम देखते हैं कि सामंती व्यवस्था का नाश हुआ आखिरकार। और औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की में अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार की एक नई परिभाषा भी दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जो थे, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारी से काफ़ी उन्होंने प्रेरणा भी ली थी और वो ठोस उदाहरण बन गए इस चीज़ के।